हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके नोबल स्टोरी। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए 100 लाइक्स का टारगेट रखा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 91। अब तक आपने सुना। एक लड़की तो शर्माते हुए अभिवंत के पास आए और अपने बाल कान के पीछे करती हुई उससे बोली, हेलो हैंडसम, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे? ये देखकर अभिवंत की आंखें कोल्ड हो गई। अकीरा ने अपने सामने चल रहे इस सीन को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने कसकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। गेट लास्ट, अभिवंत ने अपने दांत पीते हुए कहा। उसके बस ये दो शब्द सुनते हैं वह लड़की इतना डर गई कि वह फटाफट वहां से भाग गई। अकीरा चलकर अभिवंत के पास आए। उसके मन में ये चल रहा था कि यह लड़का सच में कुछ ज्यादा ही अमीर है जो हर दिन अपनी कार बदलता है। इसके अलावा हद से ज्यादा ही हैंडसम है तो लड़कियां उसके पास क्यों नहीं मंडराएंगी। अकीरा को अपने पास देखकर अभिवंत सीधा खड़ा हो गया। अब आगे मुंबई। अपना हाथ आगे बढ़कर अभिवंत ने कहा, लाओ अपना बैग दे दो। अकीरा ने अभिवंत को देखा, फिर बिना कुछ बोले अपना बैग उसके हाथ में पड़ा दिया। अभिवंत ने कार में बैग रखने के बाद अकीरा के लिए कार का दरवाज़ा खोला। जब अकीरा कार में बैठे तो व्याख्यात, जो ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए था, उसने रिस्पेक्ट से मैडम कहा। अभिवंत भी कार में बैठ गया और वह अकीरा से चिपकने लगा। ये देखकर अकीरा एक तरफ हट गया और धीरे से बोला, मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। अभी भी नाराज हो? अभिवंत ने उसकी ओर देखा। अकीरा ने फीका हंसते हुए कहा, ओह, अब मुझे नाराज भी नहीं होना चाहिए। कल पूरी रात तुमने मुझे नोच डाला और सब सिर्फ तुमने अपनी जलन की वजह से किया। मुझे जलन नहीं होती, अभिवंत ने नाराजगी से कहा, लेकिन सच तो ये था कि अगर अकीरा किसी आदमी से बात भी कर ले तो वह पूरा जलन से भर जाता था, क्योंकि वह अकीरा के सामने यह बात एक्सेप्ट करने में कतरा रहा था कि उसे क्रिश से जलन हुई। अगर उसने ये कहा तो काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा। अभिवंत ने बात बदलते हुए सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, मैं तुम्हें लंच पर ले चलता हूँ। और तुम्हारे वह कॉलेज फ्रेंड है उसको भी बुला लो, ये काफ़ी अच्छा होगा, इससे तुम्हें और उसे भी बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी मैं नाम के लिए तुम्हारा पति हूं और मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अकीरा ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोली, कुछ नहीं किया। इतना बोलकर उसने टी शर्ट का कॉलर नीचे किया, जैसे उसकी पूरी गार्डन लाल निशाने से भरी हुई थी, वह दिखने लगी। अकीरा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आज बहुत गर्मी है, मैंने अभी भी यह फुल स्लीव टी शर्ट पहन रखी है, मेरा शरीर पूरा पसीने से तर है। तो फिर इसे मत पहनो। अभिवंत ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, तुम अब एडल्ट हो चुकी हो तो तुम्हें दूसरे लोग देखेंगे, इस बात का डर क्यों है? और मैं अभी भी चाहता हूं कि दूसरे लोग ये देखें ताकि उन्हें पता चल जाए कि तुम पहले से ही किसी और की हो। अकीरा उसकी बात सुनकर हैरान थी और वह अभिवंत की तरह पागल नहीं थी, इसलिए वह बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा दिमाग में कुछ गड़बड़ है? ये तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया? छोड़ो, तुमसे बोलना बेकार है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। वह सच में अभिवंत की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। ये देखकर अभिवंत गुस्से से भर गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए दांत पीसकर कहा, हाँ मैं मानता हूँ, उस टाइम में जलन से भर गया था और पागल भी हूँ, वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं अभिवंत सूर्यवंशी तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में रखता हूँ, तुमसे हद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और डरता हूँ कि दूसरे लोग तुम्हें मुझसे छीन न ले। लास्ट लाइन में अभिवंत के सारे इमोशंस थे जो उसकी आंखों से उसकी बातों में निकल रहे थे। इतना बोलकर अभिवंत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि यह सब बोलते टाइम वह इमोशनल हो गया था और वह एक ऐसा इंसान था जिसे आज तक ये सब किसी से बोला हो। अकीरा ने जब अभिवंत का कन्फेशन सुना तो वह अपनी हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगी। अपने इमोशंस कंट्रोल करके अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हें कब मेरे लिए जलन महसूस होगी? उसके लिए जलन? अकीरा ने मन ही मन सोचा, वह ऐसा आखिर क्यों करेगी? वह उसके तरफ पागल नहीं थी, इसलिए उसे क्यों अभिवंत की तरह जलन होगी? अभिवंत ने उसके चेहरे को देखा और अचानक एक फाइल निकलकर उसे सौंप दी। फाइल ज़्यादा ही भरी थी। यह क्या है? अकीरा ने पूछा। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें मनाऊं? अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने होठों को भींचते हुए कहा, खुद देख लो। जाहिर है वह गुस्से में था, यह अकीरा होने चाहिए जिसे उसे मानना था, लेकिन वह खुद उसे मना रहा था। जब अकीरा ने फाइल खोली तो उसके अंदर रियल एस्टेट ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट, स्टोरफ्रंट ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट और स्टॉक ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट का सारे पेपर्स थे। ये देखकर अभिवंत की आईब्रोज सिकुड़ गई और उसने नाराजगी से कहा, क्या तुम मुझे अपने सारी कंपनी और बाकी के शेयर मुझे दे रहे हो? एडवांस हैकिंग में होने के कारण भी अभी अभी उसे अरबों का नुकसान हुआ है, और अभिवंत का ये सब उसे देना का मतलब अपना हद से ज़्यादा नुकसान करना। अभिवंत ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, चूंकि हम पति पत्नी हैं, इसलिए जो मेरा है वह तुम्हारा भी है।
ये तो बस इसका सिर्फ एक हिस्सा है। सच में और भी बहुत सारे दूसरे डॉक्यूमेंट हैं जो फाइल में फिट नहीं हो पा रहे थे। क्या ये सब उसे देकर वह उसके ऊपर अपने पैसे नहीं बर्बाद कर रहा था? यह अभिवंत है जो सोचता है कि दुनिया में कोई भी अकीरा के लायक नहीं है। उसके पास अपना सब कुछ है और वह उसे अपना सब कुछ देना चाहता है। अगर तुम अपने पत्थर जैसे दिल को पैसे के आगे पिघला सकती हो तो कोई बात नहीं, सब तुम्हारा है, अभिवंत ने अकीरा को और गुस्से दिलाते हुए चिढ़ाकर कहा। अभी अकीरा ने फोल्डर बंद किया और उसे सीरियस एक्सप्रेशन से अभिवंत को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हाथ के बने हुए वेजिटेबल नूडल्स खाना चाहता हूँ। अगर वह टेस्टी हुए तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं रहूंगी। इतना बोलकर अकीरा ने वह फाइल उसके हाथ में पकड़ दी। अभिवंत एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके हाथ के बने हुए वेजिटेबल नूडल्स खाने को बोलोगी। जब उसे एहसास हुआ तो वह हंस पड़ा। ठीक है, मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगा। अगले दिन जैसे ही अकीरा कॉलेज पहुंचे उसे प्रिंसिपल संदीप ने अपने ऑफिस में बुलाया। अकीरा ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। अंकल, हाय, डोंट। प्रिंसिपल संदीप ने उसकी ओर देखा और मुस्कराते हुए बोले, मुझे तुम्हें देवी कहना चाहिए। अकीरा कंफ्यूज हो गई। मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आयुब तुम्हारे बारे में पूछने मेरे पास आए थे। प्रिंसिपल संदीप ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था तुम मेडिकल की भी नॉलेज रखती हो। मुझे लगता है कि इस बारे में तुम्हारे दादाजी को भी नहीं पता होगा। अकीरा ने यह सुनकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ये ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिंसिपल संदीप की आंखें अकीरा के लिए प्यार से भरी हुई थी। लेकिन तभी वह गुस्से से बोले, आधे महीने से भी कम समय में इंग्लिश डिपार्टमेंट से पहले मेरे पास तुम्हें मांगने के लिए कोई आया, और फिर नेशनल पेंटिंग और भी पेंटिंग एसोसिएशन और अब मेडिकल डिपार्टमेंट भी। इतना बोलकर वह अपना सिर पकड़कर बैठ गए। ये तो अच्छा है, अकीरा के द्वारा दी गई मेडिसिन काम आ गई और उसके सिर के ऊपर कुछ बाल आ गए। क्या तुम मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाएंगे? प्रिंसिपल संदीप ने एक गहरी सांस लेकर पूछा। नहीं, अकीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम मन कर दिया। प्रिंसिपल संदीप के मन में भी यही चल रहा है। अगर वह मेडिकल फील्ड में चली गईं तो क्या नेशनल पेंटिंग और इंग्लिश डिपार्टमेंट के लोग हार मान लेंगे? मुझे नहीं जाना। इतना बोलकर अकीरा ने अपने कॉलेज बैग से मेडिसिन के कुछ पैकेट निकाले और प्रिंसिपल संदीप को सौंप दिए और अपनी नॉर्मल आवाज में बोली, अंकल, ये वही मेडिसिन है जिसके बारे में आपने पहले पूछा था। ये 2 पैकेट आपके लिए हैं। इस मेडिसिन का असर बहुत अच्छा है, इसलिए यह मैं आपको दे रही हूँ। अकीरा उन लोगों के साथ कभी कंजूसी नहीं करती जो उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। वही प्रिंसिपल ने जब उन दवाओं को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने इसे ले लिया और कुछ सोचने हुए बोले, वैसे अकीरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे दादाजी और दूसरे लोग का कंपटीशन खत्म हो गया है, इसलिए वह जल्दी ही वापस आने वाले हैं मुंबई। अकीरा ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है, मुझे भाई ने पहले ही इस बारे में बता दिया था। सच में एक नई जिंदगी में आने के बाद अकीरा सच में काफ़ी शांत रहने लगी थी। पिछली जिंदगी में उसके दादा की ब्रेन डैमेज की वजह से मौत हो गई थी और बाकी फैमिली मेंबर्स का एक्सीडेंट हो गया जब वह एक साथ घूमने जा रहे थे। आज भी जब वह इसके बारे में सोचती थी तो उसका दिल दर्द से घबरा जाता था। वही यह सब सोचते हुए अकीरा के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई, जिसे देखकर प्रिंसिपल संदीप थोड़ा उलझन में पड़ गए। तुम्हें क्या हो गया है? अकीरा जल्दी से अपने होश में आए और अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, ये कुछ भी नहीं है अंकल, अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाऊँ। हाँ, मुझे कोई और काम नहीं है, तुम जा सकती हो, प्रिंसिपल संदीप ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। प्रिंसिपल संदीप के ऑफिस से निकलने के बाद अकीरा मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर चली गई। मेडिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर आयुब सुबह से आकर उसका इंतजार कर रहा थे, लेकिन जब काफ़ी देर तक अकीरा नहीं आई तो प्रोफेसर आयुब थोड़ा उदास हो गए। वह जैसे ही वहां से उठकर जाने वाले थे, उन्होंने अकीरा को अंदर आते हुए देखा। अकीरा को आता देख प्रोफेसर आयुब की आंखें चमक उठी और वह जल्दी से उससे मिलने के लिए दौड़े। प्रोफेसर आयुब को अपने सामने देखकर अकीरा ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। प्रोफेसर आयुब इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोर से एक दूसरे के साथ रगड़ा। स्टूडेंट अकीरा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा आइडिया? क्या तुमने फैसला लिया कुछ? क्या तुम मेडिकल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगी? ये सुनकर अकीरा ने उनकी ओर देखा और बहुत शांति से बोली, नहीं, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में नहीं आ रही हूँ। अकीरा की बात सुनकर प्रोफेसर आयुब का दिल अचानक टूट गया और वह अपनी उदास आवाज में बोले, तुम क्यों नहीं आ रही? हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में सबसे अच्छे इक्विपमेंट है। स्टूडेंट अकीरा, ज़रा अपने भविष्य के बारे में तो सोचो। मैं जानती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, आपको मेरे अभी और फ्यूचर के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आक ने रूडली कहा और कंप्यूटर चालू करके फिर बोली, यह मेरे लिए सूटेबल नहीं है, जो मैं स्टडी कर रही हूँ वही काफ़ी है। आयुब जल्दी से बोले, नहीं नहीं नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल रहेगा।
और मेडिकल डिपार्टमेंट में आकर अगर तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा और तुम्हारा पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। प्रोफेसर अयूब सच में अकीरा को गंवाना नहीं करना चाहते थे। बगल में खड़े लिपिका, मायरा और दूसरे लोग ने जब ये सीन देखा तो वह लोग अकीरा के जवाब का इंतजार करने लगे। उन्होंने कल कैफेटेरिया में जो हुआ उसके बारे में भी सुना था। ऐसा हुआ कि अकीरा ने क्रिश की पैराग्राफ को सही किया और एकदम बेस्ट तरीका से। और यहाँ पर उनके सामने प्रोफेसर अयूब अकीरा से मेडिसिन डिपार्टमेंट में आने की विनती कर रहे थे। ये देखकर नेत्रा का दिल नफरत से भर गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि कल उसने क्यों अकीरा में बोला। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वह तो बस इतना चाहती थी कि अकीरा को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन एट लास्ट उसने खुद अनजाने में उसकी मदद की। ये सब सोचते हो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। इस बार अकीरा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहती। प्रोफेसर अयूब ने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन अकीरा भी अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। स्टूडेंट अकीरा। प्रोफेसर अयूब ने अपनी आंखें खोलीं और अकीरा को दुखी नज़र से देखा। अकीरा ने उनकी ओर देखा और बोली, प्रोफेसर अयूब प्लीज़ मेरे लिए इतनी सिंपैथी और अपना प्यार मत दिखाए। इसके आगे प्रोफेसर अयूब कुछ नहीं बोला और वहाँ से चले गए। अकीरा को मेडिकल डिपार्टमेंट में शामिल कराने में नाकामयाब होने के कारण प्रोफेसर अयूब पूरे दिन खराब मूड में रहे। अकीरा ने जल्दी से साइन ट्रांसलेशन काम 4 बजे तक पूरा करने के बाद वह मेडिकल डिपार्टमेंट से निकाल गई। कॉलेज से बाहर निकालकर अकीरा जल्दी से एक मॉल जाने वाले थी। दादाजी, चाचा भाई जल्दी ही वापस आने वाले हैं। वह उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहती थी। वहीं अकीरा मॉल अकेले जाना चाहती थी, लेकिन कॉलेज से बाहर निकालने के बाद उसे एकदम से अलिका मिल गई और आज दोपहर में कोई क्लासेस नहीं थी, इसलिए वह अकीरा के साथ शॉपिंग करने के लिए जल्दी से उसके पीछे भागी। मॉल पहुंचकर अलिका ने अकीरा से एक साइड होते हुए पूछा, अकीरा क्या तुम सच में मेडिकल डिपार्टमेंट अच्छा लगता है? और कल तुम्हें ले जाने के बाद प्रोफेसर अयूब ने तुमसे क्या कहा? कुछ ज़्यादा नहीं, बस मुझे आगे और अच्छे से पढ़ना चाहिए। अकीरा ने शेल्फ पर रखे कपड़ों को पलटते हुए आराम से आगे जवाब दिया। वह बस मुझसे मेडिकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने के लिए बोल रहे थे, जिसे मैंने साफ मन कर दिया। ये सुनकर अलिका ने अपना सिर हिलाया और तभी अचानक अलिका की नज़र एक अच्छी सी ड्रेस पर पड़ी, जिसे देखकर उसने जल्दी से कहा, अरे क्या तुम्हारी कोई चाची भी थी ना? तो तुम इस साड़ी के बारे में क्या सोचते हो? कैसे लग रहे हैं ये? जब अलिका ने यह बात बोली तो अलिका की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस साड़ी पर नज़र डाली। ये सच में अच्छा है, इसे पैक करवा दो, अकीरा ने अपनी कॉल्ड वॉइस में कहा। जी मैडम। शॉपिंग गाइड जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, ये सुनकर वह साड़ी लेने ही वाला था, लेकिन तभी एक तीखी आवाज़ सुनाई दी, मुझे वह साड़ी चाहिए। ये जानी पहचानी आवाज़ सुनकर अकीरा ने अपना सिर घुमाया और उस तरफ नज़र डाली जहाँ से यह आवाज़ आई थी, और वहाँ पर मिसेज शर्मा को देखकर उसकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठी गई। क्या उनके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत थी कि वह उसके सामने खड़ी भी हो सके? आई एम सॉरी मैडम, शॉपिंग गाइड बहुत शर्मिंदा से कहा, यह ड्रेस एक लिमिटेड एडिशन है और अभी यहाँ पर सिर्फ इसका एक ही पीस अवेलेबल है, और इसे इस मैडम ने पहले ही पसंद कर लिया है, इसलिए हम यह आपको नहीं दे सकते। आप चाहे तो और भी लिमिटेड एडिशन साड़ी है वह ले सकती हैं। मुझे ये ही चाहिए, मिसेज शर्मा ने अकीरा के पास आते हुए कहा। उसके शानदार मेकअप और एक महंगी चमकदार साड़ी पहन रखी थी, जिसके उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। उन दोनों बॉडीगार्ड्स और मिसेज शर्मा को इतना सारा सजा देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई और अमीर बंदा पता लिया है। मैंने इस ड्रेस की 3 गुना कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये ड्रेस चाहिए तो बस चाहिए। वही मिसेज शर्मा को यहाँ पर अकीरा से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इन दिनों वह सच में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। उनका न्यू बॉयफ्रेंड उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था और यहाँ तक कि उसने कहा भी कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बस उनके लिए अफसोस की बात तो सिर्फ यह है कि शिरीन अभी भी पुलिस स्टेशन में थी और वह उसे बचाने नहीं जा सकी, और कुछ दिनों से उनका मूड भी ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वह अपना मूड टाइट करने के लिए शॉपिंग पर आ गई। लेकिन शॉपिंग गाइड थोड़ा हिचकिचा रहा था। क्या तुमने हमारी मैडम की बात नहीं सुनी? हमारी मैडम को ये ड्रेस चाहिए तो सिर्फ चाहिए, इतना बोलकर बॉडीगार्ड ने एक ब्लैक कार्ड निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। बॉडीगार्ड आगे बोला, साफ साफ देखो, यह एक ब्लैक कार्ड है। हमारी मैडम पूरे मॉल की वीआईपी कस्टमर है, और तुम्हें पता है यह मॉल एडवांस हैकिंग के बॉस का है और वह एडवांस हैकिंग में जॉब करता है, इसलिए यह वीआईपी ब्लैक कार्ड भी यशवंत के पास है। जैसे ही शॉपिंग गाइड ने यह ब्लैक कार्ड देखा तो उसका चेहरा बदल गया और उसने रिस्पेक्टिवली उन्हें ग्रेड किया और बोला, मैडम ये साड़ी मैं जल्दी से आपके लिए पैक कर देता हूँ। हालांकि वो शॉपिंग गाइड को उन तीनों का इतना डोमिनेटिंग रवैया पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास एक ब्लैक कार्ड था, कुछ ऐसा था कि जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुंबई। शॉपिंग गार्ड ने अकीरा की ओर देखा। ये सब देखकर अलिका बहुत ज़्यादा गुस्से में थी।
इसलिए उसने गुस्से से कहा, क्या बात है आंटी, आप इतनी बेशर्म हो कि अपने से छोटी उम्र वाली लड़की की ड्रेस छीन रही हो। वही मिसेज शर्मा, जिन्होंने अलिका की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा, उसकी नज़र अकीरा पर पड़ी। उसकी आंखें एक जहरीले सांप की तरह क्रूर थीं। वह टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, अकीरा, मेरे यहाँ होने पर तुम आज इस मॉल में कुछ भी खरीदने के बारे में सोचना भी मत। मिसेज शर्मा ने सोचा, अकीरा के पास उसका सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कोई नहीं था, लेकिन उसके पास था। उसके पीछे जो लोग हैं वह अकीरा से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इसलिए वह यशवंत का इस्तेमाल करके अकीरा से अपना बदला लेना चाहती थी। ये सब सुनकर भी अकीरा के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उल्टा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी जोकर को देख रहा हो। क्या आप चाहती हैं मैं मेडिकल स्टोर से आपके लिए पूप बैग बॉडी के बेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है खरीद कर दो? मुझे जहां तक लगता है आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अकीरा की बात मिसेज शर्मा के लिए बिल्कुल दुखती रग का काम कर रही थी। वही मिसेज शर्मा का रंग पीला पड़ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे उठकर बाहर फेंक दो। अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए मिसेज शर्मा ने चिल्लाकर कहा। ये देखकर शॉपिंग गार्ड बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसने मिसेज शर्मा से कहा, मैडम प्लीज़ यहाँ परेशानी मत क्रिएट कीजिए। शॉपिंग गार्ड ज़्यादा कुछ मिसेज शर्मा को नहीं बोल सकता था, क्योंकि वह इस मॉल की वीआईपी कस्टमर थी। वह उसे प्रोवोक करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन वह ऐसे यहाँ पर सीन भी तो नहीं क्रिएट होने नहीं दे सकता था। दोनों बॉडीगार्ड ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और अकीरा की ओर चले गए। ये देखकर अलिका तुरंत आगे बढ़ी और अकीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड्स का एक ग्रुप दौड़कर वहां आया। उन्हें देखकर शॉपिंग गार्ड चिल्लाया, मैनेजर सर, यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कौन कर रहा है? मैनेजर अजय एग्रेसिव तरह से अंदर आया। सबसे पहले उसकी नज़र मिसेज शर्मा पर पड़ी, जिसे उसने घिन से देखा, और फिर जैसे ही उसकी नज़र अकीरा पर पड़ी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए और उसने सम्मानपूर्वक उसे देखा। मिसेज शर्मा ने मैनेजर की यह बात नोटिस नहीं की थी, इसलिए मैनेजर को अपने पास देखकर वह इमोशनल होती हुई सारा दोष अकीरा पर देखकर बोली, मैनेजर ठीक है, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं इस मॉल की सबसे बड़ी वीआईपी कस्टमर हूँ और ये लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है, इसलिए जल्दी से इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। मिसेज शर्मा की बात सुनकर मैनेजर उसे घूर कर देखने लगा, लेकिन फिर उसने उसकी बात इग्नोर कर दी और सीधे अकीरा के पास चला गया। वह अकीरा से 1 मीटर की दूरी पर रुक गया और रेस्पेक्टफुली बोला, मिस अकीरा। मिसेज शर्मा का चेहरा एकदम बदल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ, यह मॉल एडवांस हैकिंग के द्वारा बनाया गया है और यह मुंबई का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल का मैनेजर नेचुरली एडवांस हैकिंग का मेंबर था, तो वह अकीरा को इतना सामना क्यों दे रहा है? मिस अकीरा, आई एम सॉरी, हमने किसी ऐसे इंसान को अंदर आने नहीं देना चाहिए था और जिसने वजह से आपको परेशानी हो, मैनेजर अजय ने घबराते हुए कहा। अगर एडवांस हैकिंग के सीनियर लोगों को पता चल गया कि अकीरा के साथ यहाँ गलत हुआ है तो वह लोग उसकी खाल उतार देंगे। फिर पीछे मुड़कर सिक्योरिटी गार्ड से अजय बोला, उन्हें बाहर फेंक दो। मैनेजर का ऑर्डर सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स आगे बढ़े और दोनों बॉडीगार्ड्स और मिसेज शर्मा को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। अब तक दोनों बॉडीगार्ड्स भी डर गए थे। मॉल के सभी गार्ड्स वेल ट्रेन थे, लड़ाई में उन्हें इतनी जल्दी कोई हार नहीं सकता था। इसके अलावा दोनों बॉडीगार्ड्स जो मिसेज शर्मा के साथ आए थे, उनकी मैनेजर अजय के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। एडवांस हैकिंग में मैनेजर अजय की पोजीशन किसी भी नॉर्मल एम्प्लॉय से बड़ी थी। मैनेजर, ये देखकर कि वह सच में उसे बाहर निकाल रहे हैं, मिसेज शर्मा ने जल्दी से कहा, मैं यहाँ की विप कस्टमर हूँ, आप हमें ऐसे बाहर निकलकर गलत कर रहे हैं। हम भी एडवांस हैकिंग में मेंबर है। मैनेजर अजय ने अपना दिमाग घुमाया, लेकिन उसे अभी भी याद नहीं आया कि यह औरत, ये बॉडीगार्ड्स कभी एडवांस हैकिंग के मेंबर रहे हो। वहीं ये कुछ मैटर नहीं करता था कि उसकी पावर एडवांस हैकिंग में क्या है, बस उन्हें इतना पता था कि उसके सामने वाली यह औरत उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। उन्हें जल्दी से बाहर निकालो, मैनेजर अजय ने झल्लाकर कहा। 3 गार्ड आगे बढ़े और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और घसीटकर बाहर ले जाने लगे। मिसेज शर्मा ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि उसे जाने दें, लेकिन उन गार्डों ने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनी। रुको, अकीरा ने धीरे से कहा। वह गार्ड तुरंत रुक गए। अकीरा मिसेज शर्मा के पास गई और उसकी घबराई हुई आंखों से देखा, मुस्कुराया। उसने उसके हाथ में ब्लैक कार्ड को देखा और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, वीआईपी ब्लैक कार्ड, इट्स अमेजिंग, है ना? ये वह चीज़ है जिसके आप हकदार नहीं हैं। सिर्फ एडवांस हैकिंग के लोगों के पास इसे पाने का मौका होता है, नॉट मोर देन दैट। अकीरा ने डेंजरसली स्माइल की और मैनेजर की ओर देखा, जिसे समझकर वह तुरंत आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक उसे एक छोटा सा बैग दे दिया। अकीरा ने वह छोटा सा बैग खोला और धीरे धीरे ब्लैक कार्डों का एक ढेर निकाला। उसने दर्जनों कार्ड तो थे ही, और वह भी सभी सोने से जड़े हुए, जिसके ऊपर ए डिज़ाइन में लिखा हुआ था।
जब मिसेज शर्मा के साथ आए दोनों बॉडीगार्ड ने वह ब्लैक कार्ड देखे तो उनके हाव भाव बदल गए और उनके शरीर ठंडे पड़ गए। ये टॉप लेवल के वीआईपी ब्लैक कार्ड थे। मुंबई। इस वक्त दोनों एक सुनसान गली में मौजूद थे जहां पर उनके अलावा आसपास कोई नहीं था। वह सुनसान गली अजीब तरह से डरावनी सी लग रही थी। अलिका ने अकीरा की घबराहट से देखा और बोली, क्या कुछ गलत है? अकीरा ने चारों ओर अपनी तीखी नज़रों से देखा और अपनी तेज आवाज में बोली, बाहर निकलो। तभी अचानक वहां पर बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ सेकंड बाद, हा, तुम छोटी सी लड़की, सच में तुमने हमारे होने के बारे में पता लगा लिया। उस हवा को चीरते हुए एक आदमी की खतरनाक हंसी वहां गूंज उठी। सुनसान गली के आगे और पीछे वाली साइड से आदमियों का एक ग्रुप बाहर आया। वहां लगभग 20 आदमी थे जो बहुत ज्यादा क्रूएल लगा रहे थे। अलिका पसीने से तर हथेलियों के साथ लगभग तुरंत ही अकीरा के सामने आ गई। उसे इतना पता था कि यह लोग अच्छे नहीं हैं और उसे अकीरा को प्रोटेक्ट करना है। उन आदमियों में से उनका लीडर जो सबसे आगे था, उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, छोटी लड़की, हम सच में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन किसने तुम्हें अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों को ऑफेंडेड करने सिखाया है, जिन्हें तुम्हें ऑफ नहीं करना चाहिए था। इसलिए अभी तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि हमारे ऑर्डर को मानो ताकि तुम्हें हम कम सजा दें। ये सुनकर अलिका डर गई और घबराते हुए अकीरा से बोली, अकीरा, मैंने मार्शल आर्ट सीख रखी है और मुझे ना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैं इन सब से निपट लूंगी, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। अलिका पहले से ही उन्हें देखकर डरी हुई थी, लेकिन वह फिर भी बिना हार माने अकीरा के सामने खड़ा रही। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अकीरा उसकी दोस्त है। उसकी फैमिली भी खतरे में आगे पड़ सकती है, जिसे उसे ही प्रोटेक्ट करना है, तो अभी से क्यों ना वह अपने दोस्त को सबसे पहले प्रोटेस्ट करें। भागो। अलिका ने अकीरा को धक्का दिया, फिर हाथ हिलाया और 5 आदमियों उसकी तरफ दौड़ पड़े। वही उन आदमियों का लीडर अजीब तरह से मुस्कुराया और अलिका के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक उसने अलिका के पेट में लात मारी। चट, आह! वहां पर दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। वह आदमी अपना पैर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा था और दर्द से चिल्ला रहा था। अकीरा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक तरफ खड़ी हो गई। अलिका अभी भी सदमे में थी। वह आदमी उसकी आधी अधूरी मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल था। अगर इस आदमी के उसे एक लात भी पड़ती तो वह मर ही जाती। वह आदमी उसके पेट में मरने ही वाली थी जब अकीरा ने अचानक आगे आकर उस आदमी का पर हवा में पकड़ लिया और उसे घूमकर नीचे जमीन पर पटक दिया। अकीरा के एक्शन बहुत फास्ट और क्रूएल थे। एक क्लिक के साथ उस आदमी के पैर टूटा गया। वह आदमी दर्द में पसीने से तर था और जमीन पर पड़ा हुआ अकीरा को घूर रहा था। तुम! अकीरा ने चिल्लाते हुए कहा, अब तुम जमीन पर पड़े हुए क्या कर रहे हो? आओ ना, तुम तो मुझे सबक सिखाना चाहते थे। वही यह सीन देखकर वहां पर मौजूद दूसरे आदमी एक दूसरे को देखने लगे और तभी सभी अचानक एक साथ अकीरा की तरफ दौड़े। अकीरा ने निडरता से अपनी कलाई रगड़ी और अलिका से अपने धीमी आवाज में बोली, चुपचाप कोने में जाकर खड़ी हो जाओ। जब उसने बोलना खत्म किया तो अकीरा का चेहरा और ज्यादा भयानक हो गया था। वह अब ज्यादा आदमियों का एक साथ सामना करने वाली थी। अलिका भी चुपचाप जाकर कोने में खड़ी हो गई और अकीरा को लड़ते हुए देखना लगी। अकीरा बहुत ही क्रूएल थी। मुक्का, लात, आधे मिनट के अंदर ही आदमियों का पूरा ग्रुप जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उन सबके नजरें अकीरा की तरफ ही थी। समय बीतने के साथ अकीरा के एक्सप्रेशन और ज्यादा डार्क हो रहे थे। ये सब देखकर अलिका का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वह शॉक्ड होकर अकीरा को देखने लगी। अगर उसके डैड ये सीन देख लेते तो उन्हें खुद हद से ज्यादा हैरान हो जाती। डर गई? अकीरा ने उसकी एक्सप्रेशंस को देखकर पूछा। थोड़ा सा, अलिका ने ईमानदारी से जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने उसे डरा दिया था, बस बात इतनी है कि उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वह उनसे लड़ सके। तभी अचानक एक और आदमियों का ग्रुप अकीरा की तरफ दौड़ा। इस बार उसने पलक तक नहीं झपकाए और सारे आदमी जमीन पर ढेर पड़े थे। यह अकीरा थी जिसने उसे डरा दिया। ये देखकर कि अलिका ठीक है, अकीरा ने उसे अनदेखा कर दिया और उन लोगों को देखा जो टूटे फूटे और सूजे हुए चेहरों के साथ जमीन पर गिरे हुए थे। तुम हमारे पास मत आओ। उसकी एक नज़र से ही वे कांप उठे। वह लोग यहाँ से भगाने के लिए बेताब हो रहे थे। यह कोई छोटी लड़की नहीं, शैतान थी। अभी पुलिस का सायरन बजने लगा, जिसे सुनकर वह और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे। वह लोग इसका सामना करने के बजाय पुलिस स्टेशन जाना पसंद करेंगे। जल्द ही एक पुलिस कार आकर उस गली में रुकी। दरवाजा खोलकर जीप में से 3 पुलिस वाले बाहर निकले और तेजी से उनकी तरफ बढ़े। पुलिस लीडर ने जमीन पर पड़े लोगों को देखा और उसका चेहरा सीरियस हो गया। सर, इन आदमियों ने हम पर सबसे पहले हमला किया था, हम बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अलिका ने डरते हुए कहा। अलिका को डर था कि पुलिस को गलतफहमी न हो जाए। ये सब अकीरा ने किया था और ऊपर से अकीरा एक कॉलेज स्टूडेंट भी थी, उसके लिए ये रिकॉर्ड में आना बुरा होगा, इसलिए वह जल्दी से पुलिस वालों को समझने लगी।
लेकिन पुलिस लीडर जो था उसने अकीरा के सामने जाकर उसे ग्रीट किया, मिस अकीरा, आई एम सॉरी, हमें यहाँ पहुँचने में देर हो गए। वहीं नीचे पड़े आदमियों का लीडर अभी भी पसीने से तरबतर था। ये वह लड़की है जिसे अभिवंत अपने दिल में सबसे ऊपर रखता है, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो वह उसकी बॉडी भी किसी के हाथ नहीं लगाने देगा। अलिका, जो पूरी तरह से डम बनी हुई थी, अकीरा कितने लोगों को जानती है? पुलिस लीडर बोला, मिस अकीरा, मैं उन्हें अभी पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। यह कोई आम झगड़ा नहीं हो सकता है, जरूर इन सब के पीछे कोई और है। चिंता मत करिए, हम जल्द से जल्द इस बारे में पता लगा लेंगे, पुलिस लीडर ने पॉलिटली बोला। अकीरा ने अपना सिर हिलाया। इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाने से क्या होगा? अब सवाल यह है कि इन सब के पीछे आखिर कौन है। इस बारे में अकीरा को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले से उसे सब कुछ पता था। पुलिस लीडर ने अपने साथ आए कांस्टेबल को ऑर्डर दिया और जल्दी ही एक वन वहां आकर रुकी और वह सबको उसमें भरकर वहां से निकाल गए। अब वह गाली फिर से सुनसान हो चुकी थी। वापस कॉलेज चल, मैं तुमसे वही बात करूंगी, अकीरा ने अलिका से कहा। अभी तो अकीरा को कुछ लोगों को और सबक सिखाना था, लेकिन अब सही टाइम नहीं था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन जो उसके आसपास के लोग थे जिन्हें वह थोड़ा सा भी अपना मानती थी, अगर उन्हें तकलीफ हुई तो वह सहने वाली बिल्कुल नहीं थी। अकीरा ने अपना फ़ोन निकाला और एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। उस फूल का नाम क्या है, मुझे उससे छुटकारा दिलाओ। सूर्यवंशी कोऑपरेशन, अभिवंत का ऑफिस। अभिवंत को पुलिस लीडर का कॉल आया, जिससे वह समझ गया कि अकीरा ब्लैक मार्केट गई थी और वहां पर क्या हुआ। अभिवंत ने व्याख्यात को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा दिया और कुछ ही मिनटों में उन्हें पता चल गया कि इन सब के पीछे आखिर कौन है। ऐसा लगता है कि पिछली बार उन्हें जो सबक सिखाया गया था वह सच में काफ़ी नहीं था, इसलिए वह सीधे तौर पर दोबारा से उसे सबक सिखाने पर मजबूर कर रहे थे। अभिवंत अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपना कोट उठाते हुए व्याख्यात से बोला, इस मैटर को तुम खुद हैंडल करो, बस मुझे ये पूरा मैटर क्लियर चाहिए। इतना बोलकर वह लंबे कदमों के साथ ऑफिस से बाहर चला गया। ओके बॉस, व्याख्यात ने अपना सिर हिलाया। अभिवंत अकेले ही अकीरा को लेने के लिए गाड़ी चलाकर कॉलेज के लिए निकल गया। जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसने अकीरा को मैसेज किया कि वह कॉलेज के बाहर खड़ा है। तो वहीं अभी तक अकीरा भी अलिका के साथ कॉलेज पहुंच चुकी थी। अकीरा के बाहर आने से पहले वह 5 मिनट तक कार में उसका इंतजार करता रहा। वह जल्दी कॉलेज से बाहर आए, इस वक्त उसके हाथ में बड़े और छोटे बैग मौजूद था। अकीरा ने कार का पिछला दरवाजा खोला और उन बैग्स को कार में अंदर रख दिया। ये देखकर अभिवंत कंफ्यूज हो गया और अकीरा में कार में बैठने के बाद उसने पूछा, तुमने इतनी सारी चीज़ें खरीदी? हाँ, अकीरा ने ईमानदारी से जवाब दिया, मेरे दादाजी और दूसरे लोग जल्द ही वापस आ रहे हैं, मैंने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं। ये सुनकर अभिवंत कुछ नहीं बोला। उसने उससे यह नहीं पूछा कि आज वह ब्लैक मार्केट क्यों गई थी। अभिवंत ने सहजता से पूछा, आज रात तुम क्या खाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। अकीरा ने इस बारे में सोचा। अभिवंत ने पूछा, अद्विक के होटल चले? नहीं। उसने फिर पूछा, तो बाहर चाइनीज फूड होटल में चले? नहीं। अभिवंत ने अपनी आंखें घुमाए और गहरी सांस लेते हुए बोला, तो फिर तुम क्या चाहती हो? अकीरा ने धीरे से कहा, मैं वही खाना चाहती हूँ जो तुम अपने हाथों से बनाओगे। फिर से वेजिटेबल नूडल्स खाओगी? अभिवंत ने अपनी आईब्रोस उठाईं। अकीरा ने उसकी ओर देखा और सीरियसली पूछा, मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, क्या तुम वह बनाओगे? अभिवंत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये भी ठीक है, लेकिन एक मिनट, क्या मैं तुम्हारा पर्सनल कुक हूँ? वह इस हार्टलेस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था। हाँ, अकीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने कार स्टार्ट कर और अभिवंत उसे यह याद दिलाना नहीं भूला, सीट बेल्ट। जब अकीरा ने अपनी सीट बेल्ट लगा ली तो उसने फिर से अभिवंत की आवाज़ सुनी, यहाँ से मेंशन पहुँचने में आधा घंटा लगता है। तुम्हारे पास सोचने के लिए आधा घंटा है। मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहती हो? अकीरा हल्के से मुस्कुराए। मुंबई। दूसरी तरफ मिसेज शर्मा को शॉपिंग मॉल में बाहर निकल दिया गया था और अब यशवंत को डर था कि उसके साथ कुछ हो न जाए, इसलिए उसने स्पेशली उसकी बॉडी की जांच करने के लिए वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद वह विला वापस आ गए। तन्विका, तुम उस अकीरा के बारे में चिंता मत करो, यशवंत ने मिसेज शर्मा को प्यार से समझाते हुए कहा। मैंने पहले ही किसी को अकीरा को किडनैप करने के लिए भेज दिया है और वह जल्द ही वह तुम्हारे सामने घुटने पर बैठकर दया की भीख मांगेगा, फिर तुम जैसे चाहे उससे अपना बदला ले सकती हो। ये सुनकर मिसेज शर्मा ने पूरी तरह से राहत महसूस की। मैंने अकीरा को पकड़ने के लिए अपने 20 आदमियों को भेजा था। अभी तक तो उन्होंने अकीरा को पकड़ भी लिया होगा और उसे अच्छे से सबक सिखा रहे होंगे। फिर देखते हैं कि कैसे वह लड़की किसी पर हंसने की हिम्मत करती है। यशवंत जो अभी यह सब बोल ही रहा था, तभी उसका एक बॉडीगार्ड अंदर आया और उसने परेशानी भरी लहजे में कहा, बॉस, एडवांस हैकिंग के लोग यहाँ पर हैं। उनका कॉपर ठीक बाहर खड़ा है।
क्या? ये सुनकर यशवंत को झटका लगा। एडवांस हैकिंग के लोग अचानक यहाँ क्यों आ गए? यशवंत ने फिर अपने आदमी से पूछा, आखिर कौन आया है एडवांस हैकिंग से? बॉस, इट्स जयधन शायद। जयधन एडवांस हैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है और वह ग्रुप ए का मेंबर है, जिसे एडवांस हैकिंग में हाई लेवल पर माना गया है। और ग्रुप ए के सामने वह जो ग्रुप एफ में था उसका कोई मतलब नहीं। जयवंत जल्दी से खड़ा हुआ और उसका स्वागत करने के लिए कमरे से बाहर दौड़ा। वही मिसेज शर्मा का भी बाहर जाने का मन हुआ। वह सोच रही थी उसके लिए अच्छा होगा अगर वह एडवांस हैकिंग के लोगों से दोस्ती कर ले। हो सकता है वह आगे और ज़्यादा पावरफुल इंसान के करीब चली जाए, इससे उसकी पूरी जिंदगी एकदम ऐशो आराम में गुजरेगी। यशवंत के विला के बाहर एक कॉपर धीरे धीरे आकर उतरा और लोगों का एक ग्रुप मैनर के साथ कॉपर से नीचे उतरा। लग्जरियस ब्लैक सूट और लेदर शूज पहने उन सब आदमियों का लीडर आगे आया, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसका नेचर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा रहा था। लेकिन अगर कोई जयधन को अच्छे से जानता होगा तो वही बता सकता है कि वह कितना ज़्यादा निर्दय और क्रूएल है। उसके मुस्कान के पीछे उसका शरीर दिमाग छुपा हुआ था। चेयरमैन जयधन। यशवंत ने अपना सर झुकाकर उसे ग्रेट किया और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसे सुनकर जयधन की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और वह बोला, हाल ही में तुमने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और हेडक्वार्टर को इसके बारे में पता है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। और आखिर तुमसे मिलने में क्यों नहीं आता? ये सुनकर यशवंत को खुश होना चाहिए था, लेकिन वह और भी ज़्यादा टेंस हो गया। उसे क्यों लग रहा था कि जयधन के शब्दों में कुछ तो है जो सही नहीं। लेकिन हाल ही में उसने कुछ भी तो बुरा नहीं किया था, तो अच्छा भी कहा किया था, जिस कारण उसे एडवांस हैकिंग का इतना बड़ा मेंबर मिलने के लिए आए। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका क्या मतलब है चेयरमैन जयधन। समझ में नहीं आया। इतना बोलकर जयधन ने सीधा उसके पेट में लात मारी और गुस्से से बोला, तुम्हारे अंदर ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है। तुम्हें किसने बोला किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए? जयधन ने इतनी जोर से लात मारी कि वह उड़कर मिसेज शर्मा के बगल में जाकर गिरा। ये देखकर मिसेज शर्मा डरकर जोर से चिल्लाए। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन तब भी उसने अपने दर्द की परवाह नहीं की। जल्दी से उठ खड़ा हुआ और जयधन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। फिर अपने कांपते हुए होठों से बोला, चेयरमैन जयधन, मैंने क्या किया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ये सब सोचकर उसका सिर फटने वाला है, क्योंकि उसने तो हाल ही में भी किसी को नाराज नहीं किया था। जयधन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी चेस्ट पर पैर रखकर अपने दांत पीते हुए बोला, अकीरा, क्या तुम उसे जानते हो? उसकी बॉडी कांपने लगी। जयधन यहाँ अकीरा के लिए आया हूँ, वह इंसान जिसे पूरा एडवांस हैकिंग रानी माना जाता है। जयधन गुर्राते हुए बोला, तुम हो कौन, जो उसे सबक सिखाने के लिए अपने आदमियों को भेजते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान लेने ही यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें पता है, अकीरा वह इंसान है जिसे पूरा एडवांस हैकिंग रानी माना जाता है। ये कैसे हो सकता है? यशवंत का पूरे शरीर में खून जम गया। एडवांस हैकिंग में सिर्फ एक रानी थी, क्या वह वही है? लेकिन अकीरा तो बस एक छोटी बच्ची है। यशवंत ने डरते हुए पूछा, चेयरमैन जयधन, मुझे लगता है आपने कुछ गलत बोला है। अकीरा वह कैसे ये हो सकती है? जयधन के अपने दांत किटकिटाए। अकीरा को एडवांस हैकिंग के लोगों के बारे में कैसे पता चला? और आपके लहजे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एडवांस हैकिंग में अकीरा का दर्जा बहुत ऊंचा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मिसेज शर्मा ने परेशान होकर कहा। वहीं जयधन ने मिसेज शर्मा की तरफ देखा और अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोला, तुम मिसेज शर्मा हो ना? घटिया परेशान करने वाली सौतेली माँ। अगर तुम अभी नहीं बोलती तो मैं तुम्हें लगभग भूल ही गया था, और तुम भी अब यहाँ से भाग नहीं सकती। जयधन ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, इन दोनों को पकड़ लो, और अगर तुम आज मेरे हाथों से जिंदा बच निकलने में सक्सेसफुल हो गए तो इसे तुम अपनी खुशनसीबी मान लेना। जयधन ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। जल्दी से कुछ लोग तुरंत आगे बढ़े और यशवंत और मिसेज शर्मा को पकड़ लिया। मत करो, छोड़ दो मुझे, मिसेज शर्मा ने उन आदमियों से छूटते हुए कहा, यशवंत मुझे बचाओ। हालांकि यहाँ यशवंत को खुद आदमी ने पकड़ कर रखा था, तो वह कैसे उसे बचता? उनमें से एक आदमी को लगा कि मिसेज शर्मा बहुत ज़्यादा बोल रही है, इसलिए उसने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया, जिससे उसका चेहरा लगभग बिगड़ गया और उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छप गए। ये देखकर मिसेज शर्मा रोने लगी, लेकिन तब भी यशवंत कुछ नहीं कर सकता था। जयधन अपनी गन निकलकर जैसे ही उन लोगों को मरने वाला था, तभी एक धमाके के साथ वहां का गेट खुल गया। कई लंबी काली कपड़े पहने आदमी विला के अंदर आए। ये देखकर जयधन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसने अपनी कमर पर रखी हुई बंदूक पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। जल्दी ही वह सारी जगह काले कपड़े पहने आदमी से भर गई। उन काले कपड़े पहने आदमी में से उसका लीडर आगे आया और कोल्डली बोला, हमें ये दो लोग चाहिए। मुंबई, आप लोगों का क्या मतलब है?
जयधन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह बोला, क्या तुम लोग हमसे किसी को लूटना चाहते हो? चूंकि हम भी यहाँ इन दोनों को किडनैप करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें आपकी पहचान नहीं पता है। हमारे एडवांस हैकिंग अपने दुश्मनों से निपटना अच्छे से जानता है, इसलिए आप इसमें इंटरफेयर न ही करें तो बेहतर होगा। ये सुनकर जो दूसरी पार्टी अंदर आई थी, उनका लीडर व्याख्यात था। उसने आगे आते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, शुरू में हम इन लोगों पर अच्छे से नज़र रख रहे हैं, लेकिन एक बार सबक सिखाने पर भी इन्हें अक्ल नहीं आई और दूसरी बार फिर इन्होंने हमारी बॉस की बीबी हमारी मैडम पर हमला करवा दिया, इसलिए मैं स्पेशली यहाँ पर इनकी खातेदारी करने के लिए आया हूँ। व्याख्यात के शब्द यशवंत और मिसेज शर्मा पर कड़कती हुई बिजली की तरह पड़े। इस बार व्याख्यात के लोगों से खिलवाड़ करना आसान नहीं था और वे एडवांस हैकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। यशवंत को समझ नहीं आता कि उसने कब उसकी बॉस की बीवी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। कहीं यह अकीरा की बात तो नहीं कर रहा। ये सोचकर यशवंत कांप उठा, यह इम्पॉसिबल है। जब जयधन ने मैडम शब्द सुना तो वह एक पल के लिए चौंक गया और फिर उसे एहसास हुआ। उसने ध्यान से व्याख्यात की तरफ देखा और अचानक अपने होठों से मुस्कान आ गई। अभिवंत सूर्यवंशी के लोग। अभिवंत सूर्यवंशी को ज़्यादा ही परवाह है। जयधन और भी ज़्यादा मुस्कुराया। इंटरेटिंग, उनके हमारे एक लीडर को भी किडनैप कर लिया था और अभी भी यहाँ आकर हमारे शिकारी को हमसे छीन कर ले जाना चाहता है। आज हम इन दोनों को आपको नहीं सौंपने वाले, जयधन ने फिर मुस्कराते हुए कहा। तो हमें मजबूरन आपसे लड़कर इन्हें यहाँ से ले जाना होगा, व्याख्यात ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वह भी आज कहाँ पीछे हटने वाला था। एडवांस हैकिंग में एक कुत्ता आदमी है जो उनकी मैडम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। व्याख्यात को यह बात भी समझ नहीं आ रही थी, एडवांस हैकिंग का यह आदमी क्यों उसकी मैडम की मदद कर रहा है? कहीं यह उनसे प्यार तो नहीं करता? मैडम का नया आशिक, क्या ये बात उसके बॉस को पता है? और अगर अभी वह इसके सामने इन दोनों को छोड़ देता है तो ये कुत्ता आदमी और भी ज़्यादा एटीट्यूड से भर जाएगा और आगे जाकर वह हमारी मैडम से और अट्रैक्ट हो गया तो। वहीं जयधन ने अपने दांत पीस लिए। जयधन जितने लोग लेकर आया था वे व्याख्यात के लोगों के मुकाबले बहुत कम थे। अगर बात लड़ाई की आती तो वह सच में उससे जीत नहीं सकता था। जयधन ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए गुस्से से कहा, क्या तुम ऐसे ही लोगों को जाकर धमकाते हो? क्या तुम्हारा बॉस लुटेरों की तरह काम करते हैं? बिना कुछ कहे तुम्हारे बॉस ने पहले शादी करने के लिए एडवांस हैकिंग की एक लड़की को किडनैप किया और अब उसने अपने चमचे को भेज दिया यहाँ किसी और को किडनैप करने के लिए। ये सुनकर व्याख्यात की आंखें डार्क हो गई और उसने कहा, एडवांस हैकिंग के मेंबर आप बहुत ज़्यादा नहीं आगे जा रहे हैं। आप लोग सिर्फ दूसरे लोगों की औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। जयधन को समझ ही नहीं आया कि उसके कहने का मतलब क्या है। अब वहाँ का माहौल एकदम डांस हो चुका था, जैसे किसी भी पल लड़ाई शुरू हो सकती थी। मुझे तुम्हारे साथ कोई बकवास नहीं करनी, सीधे यहाँ से निकाल जाओ, जयधन ने कहा। ये सुनकर जैसे ही व्याख्यात ने अपना हाथ हिलाया, लोगों का एक ग्रुप झुंड में आगे उनकी तरफ बढ़ा और सीधे जाकर उसके लोगों को पकड़ लिया और मुक्के और लातों की बरसात करने लगे। वही जयधन भी इस वक्त अपनी बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, अगर उसने ऐसा किया तो बात और भी बिगड़ जाती। वही जयधन को छोड़कर उसके साथ आए हुए लोग और व्याख्यात के लोग एक दूसरे की जमकर धुलाई कर रहे थे। एट लास्ट जयधन के साथ आए हुए लोग हार गए और इस लड़ाई में वह बहुत ज़्यादा घायल भी हो गए, क्योंकि वह अपने साथ बहुत कम लोगों को लेकर आया था। वह सिर्फ इन दोनों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आया था, इसलिए उसे लगा कितने लोग काफ़ी होंगे। लेकिन किसने सोचा था कि अचानक से वहाँ पर व्याख्यात प्रकट हो जाएगा। जयधन ने अपनी आंखें पांडा जैसी कर ली और व्याख्यात की ओर देखा और बोला, यह अभिवंत का कुछ खास लगता है। ज़रा रुको। व्याख्यात जो यशवंत के बाल पड़कर उसे कार में धकेल रहा था, उसके हाथ एकदम से रुक गए और उसने व्यंग्यात्मक तरीके में कहा, रुको, बस रुको। तुम भी वापस जाओ और अपने बॉस से कहो उसे शादीशुदा लड़कियों की लालसा बंद कर देनी चाहिए, और यह बात तुम पर भी लागू होती है। दूसरी तरफ अभिवंत मैंशन वापस आया। उसने जल्दी से कपड़े बदले और अकीरा के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। अजीब एक्सप्रेशंस के साथ अभिवंत ने कहा, मैं जो भी बनाऊंगा दिल से बनाएगी तुम्हारे लिए। अकीरा ने मुंह बनाते हुए अभिवंत को ऑर्डर दिया, मेरे लिए तुम मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, चावल और रोटी, साथ में अच्छे से कटे हुए सैनिक की प्लेट। वह अभिवंत को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सिंपल चीज़ें उसे बनाने को कहा। लेकिन अभिवंत को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि चाहे वह जो भी उससे कहे वह सब बना सकता है। अकीरा सोफे पर बैठ गई। उसके सामने कॉफ़ी टेबल पर तरह तरह के फल और स्नैक्स रखे हुए थे, जिसे वह अपने मोबाइल फ़ोन से खेलते हुए खा रही थी। लिटिल गर्ल, अंदर आओ, अभिवंत ने रसोई में अकीरा का आवाज़ लगाए। अकीरा ने सोफे के क्वेश्चन को नीचे रखा और रसोई में जाकर उससे पूछा, बोलो क्या काम है? मैं पहली बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। हाँ,
मैं सब कर लूंगी, बस मेरी एप्रन भरने में मदद कर दो। अभिवंत ने अपने हाथ में पकड़े हुए एप्रन को उठाया और गर्व से उसे अपने गले में पहन लिया। अकीरा ने उसकी ओर देखा, फिर एप्रन बांधने में उसकी मदद करने के लिए उसके पास चली गई। अभिवंत की कमर बिल्कुल स्ट्रेट और उसकी पूरी बॉडी की मसल्स एकदम कैसी हुई थी, जो वह उसकी टी शर्ट के ऊपर से भी उसकी मसल्स को देख सकती थी। अकीरा ने बिना अपने एक्सप्रेशंस चेंज किया जल्दी से उसका एप्रन बांध दिया और बोली, ठीक है, फिर मैं लिविंग हॉल में वापस जा रही हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद वह बाहर जाने वाली थी, लेकिन तभी अभिवंत ने उसे आवाज़ दी, मत जाओ, दरवाजे के पास चेयर लगाकर बैठ जाओ और मुझे खाना बनाते हुए देखो। ये सुनकर अकीरा वहीं रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। अभिवंत ने गहरे नीले रंग का एप्रन पहना हुआ था और उसके सिर के ऊपर पड़ने वाली डिम लाइट उसकी आंखों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें, जो हद से ज़्यादा गहरी थी, थोड़े उभरे हुए होठों के कोनों के साथ वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। डेविल इज सो हैंडसम। ये वह क्या सोच रही थी? अकीरा ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना इतना अच्छा क्यों लगता है? अभिवंत ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। योर टाउन वॉन्ट्स डिलिशियस फूड। इतना बोलकर वह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अकीरा लिविंग रूम में नहीं गई, वहीं दरवाजे पर खड़े होकर अभिवंत को घूरते रही, जो रसोई में उसके लिए खाना बना रहा था। सब्जी में से हल्का सा धुआं बाहर निकल रहा था, जिससे अभिवंत का आधा चेहरा उस धुएं से ढक गया। उसने अपने हाथों में कराची पकड़ रखी थी, जिससे वह सब्जी को हिला रहा था। अभिवंत का ट्रायंगल फिगर अकीरा को उसकी जगह अट्रैक्ट कर रहा था। मुंबई खाना बनाते हुए सच में वह हद से ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। रंग अचानक अकीरा का फ़ोन बज उठा। अभिवंत से नज़र हटाकर अकीरा ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो यह नकुल का कॉल था। अकीरा ने अभिवंत की ओर देखा और सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बोली, यह ज़रूरी कॉल है, मैं जल्दी बात करके आता हूँ। बोलने के बाद अकीरा ऊपर अपने कमरे में चली गई। ये देखकर अभिवंत की आंखें गहरी हो गई और वह गुस्से में नजर आने लगा। अभिवंत ने सोचा, कहीं यह उस जंगली आदमी का कॉल तो नहीं, जिसका जवाब वह उसके सामने कॉल उठाकर नहीं दे सकती थी, और बात करने के लिए ऊपर कमरे में चली गई। जब वह ऊपर के कमरे में पहुंची तो अकीरा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फ़ोन उठाया। जैसे ही अकीरा ने कॉल उठाया, उसे दूसरी तरफ से नकुल की दहाड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी, सारा बेबी, तुम्हें पता है क्या हुआ? और अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो मुझे यकीन है कि तुम इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगी। तुम्हें पता है हमारे लोगों को किस तरह से परेशान किया गया है। अकीरा पहले तो थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन नकुल की सारी बातें सुनने के बाद उसने अनकंफर्टेबल होकर अपना हाथ अपनी आईब्रोज के बीच रगड़ा। अभिवंत ने एडवांस हैकिंग के लोगों के साथ फिर से झगड़ा मोल ले लिया था। ये तीसरी बार है जब उसने हमारे लोगों को पीटा है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा पूरा एडवांस हैकिंग तुम्हारी शादी के बिल्कुल खिलाफ है। तुमने जो उस सूर्यवंशी से शादी की है वह बिल्कुल ठीक नहीं, नकुल ने गुस्से से कहा और बिना रुके आगे बोलता रहा, जबकि अकीरा चुपचाप सब सुन रही थी। नकुल की शिकायत सुनने में बाद वह भी हैरान हो गई। वह आगे बोला, नहीं, मैंने पूछना था तुम्हें अभिवंत में क्या पसंद आया जो तुमने उससे शादी कर ली। अकीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। नकुल को पता था कि अकीरा हर काम में बेस्ट है, लेकिन सिर्फ काम में आदमियों को चुनने के मामले में नहीं। अगर होती उसने ऐसे इंसान को न चुन होता। पहल वह घटिया श्री और अब यह अभिवंत सूर्यवंशी। अकीरा ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, मुझे वह पसंद है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ कि तुम्हें वह इंसान क्यों पसंद है? क्या दुनिया में और आदमी मर गए थे जो तुम्हें वही पसंद आया? नकुल ने गुस्से से कहा। अकीरा ने कुछ देर सोचा, फिर झिझकते हुए बोली, सच में मुझे वह पसंद नहीं है। इतना बोलकर वह गिल्टी महसूस कर रही थी। अल्पविराम नीचे रसोई में अभिवंत की नज़र बार बार सीढ़ी की तरह जा रही थी, क्योंकि वह अकीरा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। ऐसी कौन सी बात थी उसकी जो इतनी देर से खत्म होने पर ही नहीं आ रही थी? अभिवंत ने गुस्से से कहा। अभी तक व्याख्यात भी वापस आ चुका था। व्याख्यात के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब लग रहे थे और बिना कुछ बोले वह अभिवंत को देखने लगी। अभिवंत ने उसके मुंह के कोनों मुरली और अपना सिर उठाकर व्याख्यात को देखा, जिसके बल इधर उधर बिखरे हुए थे। ये देखकर वह हैरान रह गया और उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? अभिवंत को महसूस हुआ कि व्याख्यात के साथ कुछ तो गड़बड़ थी, खासकर जब उसने देखा कि अभिवंत अभी भी एक नीला एप्रन पहने हुए और हाथ में बेलन पकड़ रखा था। ये देखकर व्याख्यात लगभग फूट फूट कर रोने लगी। उसका बॉस सच में बहुत अच्छा इंसान था अकीरा के लिए, और वह यहाँ पर अपनी बीवी के लिए खाना बना रहा था, जबकि अकीरा ने सच में एडवांस हैकिंग के एक कुत्ते आदमी के साथ रिलेशन है और वह उसके बॉस को धोखा दे रही थी। जितना ज़्यादा वह इसके बारे में सोचता, व्याख्यात उतना ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता। ये देखकर कि वह सही मूड में नहीं है, अभिवंत ने बेलन नीचे रख दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखकर बोला, तुम्हें किसने पीटा? क्या कोई है जो उसके खास आदमी को हराने की हिम्मत कर सकता था?
व्याख्यात ने आज जो कुछ हुआ वह सब बता दिया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। जैसे ही अकीरा मैडम के साथ कुछ हुआ, एडवांस हैकिंग को इसके बारे में पता चल गया और वह वहां पहुंच गए उन दोनों को सबक सीखने के लिए। बॉस, मुझे नहीं पता आखिर वह लोग हमारे पीठ पीछे क्या करते हैं, व्याख्यात ने कहा। ये सुनकर अभिवंत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। उसने गैस बंद कर दी और रोटी को गैस से नीचे उतारा। ठीक है, पहले तुम डॉक्टर के पास जाकर अपनी चोट दिखाओ, अभिवंत ने अपनी हल्की आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह। मानो जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। लेकिन व्याख्यात को पता था कि अभिवंत उसकी शक्ल सूरत कैसे देखकर कैसे गई, ये देखकर वह नाराज था। व्याख्यात ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे की बात सोच समझकर बोला, बॉस, मैं पहले ही मिसेज शर्मा और यशवंत को बेसमेंट में बंद कर दिया है। अभिवंत ने अपना सिर हिला दिया। जब तक व्याख्यात वहां से चला गया था, तब तक अभिवंत की चेस्ट ऊपर नीचे होती रही। एडवांस हैकिंग में उस जंगली आदमी को ढूंढ पाना सचमुच मुश्किल था। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसकी बीबी के ऊपर नज़र भी डाल दे। अभिवंत ने अपना एप्रन उतारकर एक तरफ फेंक दिया और ऊपर चला गया और अकीरा को ढूंढने लगा। वह बस ये जाना चाहता था कि अकीरा किससे बात कर रही थी, जो उसकी बात अभी तक खत्म ही नहीं हुई। अगर सच में उसकी बीबी उस जंगली आदमी से बात कर रही थी, तो वह जंगली आदमी आखिर था कौन? कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते हुए उसे कमरे के अंदर से अकीरा की आवाज़ सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह डॉट। सच में, मैं भी उसे पसंद नहीं करती। अभिवंत का हाथ जो दरवाजे के हैंडल पर थे, वह अचानक रुक गए। मुंबई। अभिवंत का हाथ जो दरवाजे के हैंडल पर थे, वह अचानक रुक गए। कमरे के अंदर अकीरा अभी भी नकुल से कॉल पर बातें कर रही थी। कॉल में कनिका भी ऐड हो गई थी। सच में, वह नहीं जानती थी कि अभिवंत के लिए उसके दिल में आखिर क्या फीलिंग्स है। हालांकि अकीरा ने पहले ही एक पूरी जिंदगी जी ली थी, यह उसकी दूसरी जिंदगी थी। लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि पिछले जिंदगी में वह अभिवंत को बिल्कुल नहीं जान पाई थी और इस जिंदगी में वह जानकर भी कंफ्यूज थी। पिछले जिंदगी में अभिवंत सनकी और पागल इंसान था, यहाँ तक कि उसने कई बार उसके साथ जबरदस्ती तक की और हमेशा उसे अपने करीब रखने के लिए हर्ट करता था। इस जीवन में उसका बिहेवियर थोड़ा अलग था, यहाँ तक कि अकीरा को लगता था कि कई बार तो वह बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करता हो। नकुल ने अकीरा को समझाते हुए कहा, तुम उसे पसंद नहीं करती तो फिर उसके साथ क्या कर रही हो? उसे डाइवोर्स देकर छोड़ दो ना। अकीरा ने कुछ देर सोचा, नहीं, मैं उसे डिवाइस नहीं दे सकती। शायद गिल्ट की वजह से। अपने पिछले जिंदगी में उसने अभिवंत को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। मेन रीजन ये था कि जब उसका रिबर्थ हुआ था, उस टाइम वह और अभिवंत पहले से ही शादीशुदा थे। रियलिटी में वह अभी भी अभिवंत की बीवी ही कहलाती हैं। अकीरा ने सोचा कि अगर एक बार फिर से उसका रीबर्थ हुआ तो वह अभिवंत से शादी नहीं करेगी, ताकि उसके दिल में कभी किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स ना आए। तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? आखिर तुम्हारी गलती क्या है? नकुल ने गुस्से से कहा। अब तो कनिका भी बोल उठी, सारा बेबी, मैं भी ये देख सकता हूँ कि तुम अभिवंत को बहुत पसंद करती हो। बस तुम्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ। हर बात जब भी तुम उसका जिक्र करती थी, तो तुम्हारी आवाज़ हमेशा नर्म हो जाती और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। कनिका की बात सुनकर अकीरा चुप रही। क्या सच में अभिवंत के जिक्र से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी? उसने अपने होठों को भींचा और पूछने ही वाली थी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तभी एक जोरदार धमाका के साथ दरवाजा खुल गया। अकीरा ने पीछे मुड़कर देखा। अभिवंत दरवाजे के सहारे झुककर खड़ा हुआ था। उसका आधा चेहरा डिम लाइट होने की वजह से अंधेरे में छिपा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखें एकदम लाल थी, जिससे आग निकल रही थी। थोड़ी दूर बेड पर बैठी अकीरा उसका चेहरा क्लियर नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह यह महसूस कर सकती थी वह गुस्से में उसे घूर रहा है। अभिवंत की आंखें और ज्यादा ठंडी और गुस्से से लाल हो गई और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, खाने के लिए बाहर आ जाओ। अकीरा को याद था, अपने पिछले जिंदगी में भी जब वह गुस्सा होता था तो इसी आवाज में बोलता था। अपनी बात खत्म करने के बाद वह मुड़े और वहां से चला गया, जिससे अकीरा को कुछ बोलने का कोई मौका तक नहीं मिला। अकीरा ने झुंझलाहट भरी नज़र से फ़ोन काट दिया। उसने सब कुछ सुन लिया। मुझे उसे समझाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं वह गुस्से में क्या कर डालें। इतना बोलकर अकीरा जल्दी से नीचे भागी और अभिवंत को ढूंढने लगी, लेकिन वह वहां पर कहीं था ही नहीं। मैंशन के बाहर से कार के इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई। नौकरानी जो खाना टेबल पर लगा रही थी, उसने अकीरा से कहा, मैडम, सर ने कहा है कि वो आज रात वापस नहीं आएंगे और यह मैसेज दिया है कि आप खाना खाकर आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली जाएगा। अकीरा ने टेबल पर सजी हुई डिशेज को देखा और अपने होंठ दबा लिए। अभिवंत ने उसके लिए इतना सारा खाना बनाया, सच में वह बहुत अच्छा है। ऊपर से देखने पर हर डिश एकदम लाजवाब दिख रही थी, जिसे कोई भी देखा तो उसके मुंह में पानी आ जाए। लेकिन इस वक्त अकीरा की भूख बिल्कुल मर चुकी थी।
तब भी बिना कुछ बोले वह चेयर पर बैठ गई और कुछ सोचकर उसने अभिवंत को कॉल मिलाया। अकीरा के 3 बार कॉल मिलने पर भी कॉल एकदम से कट जा रहे थीं। ये देखकर अकीरा ने अपने होठों को दबाया और उसने फिर से कॉल मिला दी। इस बार पूरी रिंग गई तो शायद अकीरा को लगा कि वह कॉल उठा लेगा, लेकिन तभी फिर से कॉल काट गया। लगभग 1 मिनट बाद अभिवंत का मैसेज आया। क्या बात है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो घर में जो नौकर है उन्हें बोल दो, वह लाकर दे देगी। भले ही वह गुस्से में था, लेकिन उसने एक मैसेज के जरिए अकीरा को जवाब दिया ताकि वह उसकी चिंता ना करें। सच में ये कुछ ऐसा था जिसे शायद अकीरा ना समझ पाए। अकीरा इस वक्त बिल्कुल हेल्पलेस थी। अब तो उसे पूरा पक्का यकीन हो गया था कि वह हद से ज़्यादा ही गुस्से में भर हुआ था। उसने एक आह भरी और वापस से उसे कॉल करने में लगा गई। उसने 3 बार फिर कॉल की। जब तक वह कॉल नहीं उठाता वह कॉल करती रहेगी। लेकिन इस बार तीसरी कॉल काटने से पहले ही उसने कॉल उठा ली। क्या हुआ? अभिवंत ने अपनी बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी आवाज़ में कहा। अभी तुम कहाँ चल गए? मुझे तुमसे बात करनी है, अकीरा ने सीरियसली कहा। अभिवंत ने भी गुस्से से कहा, मुझे लगता है बेहतर होगा कि तुम अब मुझसे बात नहीं करो तो, और इस बार तुम मुझे मनाने की कोशिश नहीं करो तो तुम्हारे लिए यह और ज़्यादा बेहतर होगा। मैं मानने वाला नहीं, इसलिए और बात करके तुम मेरा गुस्सा ना ही बढ़ाओ तो अच्छा होगा। आखिर वह मुझसे बात क्यों करना चाहती है? क्या बात करके वह ये बताना चाहती है कि वह उसे पसंद नहीं करती? वह उससे डिवोर्स चाहती हैं। ये बताना चाहती है कि वह उससे नफरत करती है। बाय, अभिवंत ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। इतना बोलकर उसने फिर एकदम से कॉल कर दी। इस बार अकीरा बिल्कुल शांत हो गई। रहने दो, अकीरा के उदास चेहरे को देखकर बटलर और सारे नौकरों के दिल की धड़कन तेज हो गई और उन सबको अकीरा के लिए बहुत बुरा लगा। अभी अभी उसके सर गुस्से से लाल पीले होकर वहां से चले गए थे, जिससे वहां पर मौजूद हर नौकर हैरान था। आखिर उनके बॉस और मैडम के बीच का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। बीच में तो सब ठीक था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया उन दोनों के बीच? सबके मन में बस यही सवाल था। अकीरा का अब बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का, इसलिए वह चेयर से उठ गई। तभी उसे मिसेज शर्मा और यशवंत का ख्याल आया। उसने बटलर से पूछा, क्या वह दोनों ब्लैक हंटेड एरिया में है? बटलर ने अपना सर झुकाकर जवाब दिया, हाँ मैडम, मैंने देखा था कुछ बॉडीगार्ड्स उन्हें वहां पर ले जा रहे थे। जब मैं वहां गया तो वह दोनों कमरे में बंद है और उनकी चिकनी चिल्लाने की आवाज़ है बाहर तक आ रही थी। यशवंत और मिसी शर्मा को सच में अभी तक ये पता नहीं चल सका कि अकीरा की पहचान क्या थी, यहाँ तक कि जयदन के उसे रानी कहाँ पर भी वह लोग समझ नहीं पाए। टेबल पर अपनी 2 उंगलियां को बजाते हुए अकीरा ने कहा, उन दोनों को अच्छे से वहां बांध दो और कल सुबह होते ही उन्हें पुलिस स्टेशन भेज देना। उसकी प्यारी सौतेली माँ और उसकी प्यारी बेटी को एक साथ वहां रहेंगी तो दोनों को आसरा मिलेगा। उन्होंने पहले ही बहुत कुछ देख लिया था, अब उनके लिए जेल के दर्शन करना ही काफ़ी था। अकीरा के ऑर्डर देने के बाद वह अपने कमरे में वापस चली गई। उसे अभी भी कनिका और नकुल की कई बातें याद आ रही थी, जिसे सोचने से वह खुद को रोक नहीं पाई। सिस्टर कनिका ने कहा कि जब भी वह अभिवंत का बारे में बात करती थी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। क्या सच में ऐसा ही था? क्या वह सचमुच अभिवंत को पसंद करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बस उसके मन का वहम है जो उन दोनों ने डाल दिया है। मुंबई, अभिवंत ने चिढ़कर अपना मोबाइल फ़ोन टेबल पर पटक दिया। वही अद्विक जो अभिवंत के पास बैठा था, उसने सिंपैथी से अपने भाई को देखा और बोला, भाई आपको अकीरा से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। अब मेरी ओर देखो, आपको तो पता है रोज मैं हजारों फूलों मतलब लड़कियों के बीच से गुजरता हूँ, लेकिन मजाल है कोई मेरे दिल में बस सकी हो। थोड़ा रुककर अद्विक फिर अभिवंत को सच का आईना दिखाते हुए बोला, भाई क्या आप ये भी नहीं जानते कि अकीरा आपको पसंद नहीं करती है? आपने पहले कहा था कि जब तक अकीरा आपके साथ रहने को तैयार है, आपको परवाह नहीं कि उसके दिल में कौन है। आज आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं? बिल्कुल किसी आशिक की तरह जिसका दिल टूट गया हो उस तरह से बिहेव कर रहे हो। इतना बोलकर अद्विक चुप हो गए। किसी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई उसके बात सुन भी रहा है या नहीं। किसने उसे अकीरा के प्यार जैसे पेड़ पर चढ़ने के लिए बोला था? अभिवंत ने चिढ़कर एक गिलास और शराब का पी ली, जिस कारण ज़्यादा स्ट्रांग शराब होने की वजह से उसके गले में जलन होने लगी और उसकी आंखें लाल हो गई। लेकिन उस शराब से ज़्यादा अभिवंत का दिल गुस्से से जल रहा था। वह जानता था कि अकीरा उसे पसंद नहीं करती थी। उसने सोचा कि वह इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन उसमें वह कर भी क्या सकता था? वह हद से ज़्यादा उससे प्यार करता था और उसके दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता था। आज से नहीं, वह उसका बचपन का प्यार थी। अकीरा ने शब्द अभी भी उसके कानों में किसी चाकू की तरह चुप रहे थे। यही बात है भाई। अद्विक ने अभिवंत के चेहरे पर गौर किया और कुछ सोचते हुए बोला, हमारे लिए बार में आना बहुत ज़्यादा रेयर है, क्यों ना मैं आपके लिए एक यंग सेक्सी लड़की को बुलाओ। आपको उसके साथ मज़ा आएगा। शायद फिर आप उस अकीरा के बारे में भूल जाए।
बस अद्विक का ये सब बोलना ही था कि अभिवंत के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल डेविल की तरह हो गए। जब से वह आए थे तब से लेकर अब तक बहुत सारी लड़कियां अभिवंत के पास आकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर चुके थी, लेकिन अभिवंत ने उनकी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं। अभिवंत ने गुस्से से अपनी डरावनी आवाज में कहा, निकल जाए यहाँ से। ये सुनकर अद्विक मुस्कुराया, वह यही तो वह चाहता था। उसे डांटना और अपना गुस्सा जाहिर करना उसके भाई के लिए छिपी से ज्यादा तो खतरनाक नहीं था। अभिवंत ने 3 बोतल शराब पी ली, जिससे उसके दिल की उदासी तो खत्म हो गई, लेकिन उसका दिल अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। अभिवंत और शराब पीना चाहता था और वह वेटर से अपने लिए शराब की बोतल लाने का होता है, जिससे अद्विक ने इशारे से मना कर दिया और अपनी जान जोखिम में डालने हुए अभिवंत से बोला, भाई चलो यहाँ से, यहाँ पर पहले ही आपने 3 बोतल शराब पी ली है और अब तो मेरा भी मन भर गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर अब आपने और शराब पी तो मैं भी पीने लगूंगा। अभिवंत ने उसकी ओर देखा और अपनी लाल नशीली आंखों से बोला, तुम्हारे साथ कौन पीना में नहीं है। इतना बोलकर वह खड़ा हुआ, अपना कोट उठाया और अद्विक की गले में अपनी बाहों में डाल ली, जिसे देखकर अद्विक ने जल्दी से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं। घर चल रहा हूं तुम्हारे साथ, अभिवंत ने उसके मुंह पर सांस छोड़ते हुए कहा। अद्विक की आंखें चौड़ी हो गईं और वह सोचना लगा, उसका भाई आज एकदम उसकी बात कैसे मान गया। अद्विक बोला, मुझे लगता है भाई आपको घर जाने से पहले थोड़ा इधर उधर घूम लेना चाहिए ताकि आपका नशा थोड़ा उतर जाए, नहीं तो क्या पता घर जाकर आपकी बीबी गुस्से से आपके ऊपर चढ़ जाए। उसकी बीबी? क्या उसे उसकी फिक्र थी? उसे उसकी फिक्र क्यों होगी, वह तुमसे डाइवोर्स चाहती थी। इतना सोचकर अभिवंत खुद पर ही हंसा। ये देखकर अद्विक अपना सिर पीटना चाहता था। अभिवंत ने अपनी नशाली आंखों से अद्विक को देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है। इसके अलावा पत्नी वाले आदमी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह रात में बाहर न रहे और रात को किसी और के घर ना जाए। इतना बोलकर अभिवंत रुक गया, फिर आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, तुम्हारी पत्नी नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं समझ सकते। अद्विक का चेहरा काला पड़ गया। अब तो उसे सच्ची लगा रहा था उसका भाई अकीरा के द्वारा खाए जाने के लायक हैं। अल्पविराम डॉट। रात के 11 बज चुके थे जब अभिवंत मैंशन में वापस आया। वह धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर गया। जब वह अपने बेडरूम के पास पूछा तो एक पल के लिए वहीं रुक गया। अभिवंत थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भी उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। उसे सोने के लिए अपना स्टडी रूम में जाना चाहिए। इतना बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और उदास नज़रों से दरवाजे को देखकर अपनी स्टडी रूम में जाने लगा। वह बस 2 कदम चला था कि अचानक एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला गया। अभिवंत ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर अकीरा अपना पायजामा पहने दरवाजे के पास खड़ी थी और अपनी बादाम जैसी आंखों से उसे घूर रही थी। अभिवंत ने भी उसकी तरफ देखा। अकीरा ने अभिवंत के चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या तुम कमरे में नहीं आना चाहते। इतना बोलकर वह उसके लिए अंदर आने का रास्ता बनाते हुए एक तरफ खड़ी हो गई, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी उस पर ही टिकी हुई थीं। अभिवंत ने अपने पैर जमीन पर टिका दिए और कहना चाहता था कि वह इतना बेवकूफ़ नहीं जो अभी कमरे में आ जाएगा। वह अभी भी गुस्से में है, लेकिन वह बोलते हैं ना, इंसान प्यार में पागल हो जाता है। ऐसे ही वह अकीरा के सामने कुछ बोल नहीं सका और एक गहरी सांस लेकर कमरे के अंदर चला गया। वहीं अभिवंत के कमरे में जाते टाइम उसे उसकी मुंह से शराब की तेज बदबू आ गई थी। मुझे पता था कि तुम शराब पीकर आओगे। इतना बोलकर अकीरा भी कमरे के अंदर आए और कमरे में लगे छोटे से फ्रिज से नींबू पानी का गिलास निकालकर उसने उसके हाथ में थमा दिया और बोली, इसे पी लो। मुझे लगा कि तुम आज रात वापस नहीं आओगे, इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं वापस आ गया। अभिवंत के अपने होठों के कोने मोड़ते हुए पूछा। उसकी आंखें अभी भी लाल थी, लेकिन इसके एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे और वह आगे बोला, ओह, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ होने से तुम्हें ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है, तभी तो तुम जबरदस्ती मेरे सामने मुस्कुराने का नाटक कर रही हो। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश नहीं की, अकीरा ने सीरियस होकर कहा। जब मेरा मन करता है तभी मैं दिल से मुस्कुराती हूँ और मुस्कुराना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभिवंत ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए नींबू पानी के गिलास को एक झटके में पीकर खत्म कर दिया। उसका सिर अभी भी दर्द हो रहा था। दर्द इतना ज़्यादा था कि वह अपनी दर्द से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वह अपने सामने खड़ी इस बेवकूफ़ लड़की से झगड़ा भी नहीं करना चाहता था। छोड़ो, तुम यहाँ अकेले सो जाओ, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, अभिवंत ने कहा और वह जाने ही वाला था। उसने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि किसी ने उसके कपड़ों के कोने से उसे पकड़ लिया। वह वहीं रुक गया और कुछ सेकंड के बाद उसने अपने बगल में देखा। अपने कपड़ों को पकड़े हुए पतले सफ़ेद हाथों को देखते हुए उसकी एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। लिटिल गर्ल, अब मुझे तुम्हारे साथ एक ही कमरे में बिल्कुल नहीं रहना है, और अगर अब मैं और ज़्यादा देर तक यहाँ रुक तो तुम्हें ही तकलीफ होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अपने गुस्से में क्या कर जाऊं। उसकी आवाज़ पूरी गुस्से से भरी हुई थी। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो।
अकीरा ने उसे जाने नहीं दिया और उसके पीछे से उसके सामने आकर उसे देखने लगा। अभिवंत का खोया हुआ और उदास चेहरा देखकर अकीरा को बहुत गिल्टी महसूस हुआ। अभी प्लीज गुस्सा मत हो, है ना? अकीरा ने अपनी मासूम नज़रों से उसे देखते हुए कहा। वह गुस्सा क्यों न हो? उसने बीबी ने उसे दिल की गहराइयों तक चोट पहुंचाई, लेकिन तब भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिवंत ने अपने मुंह के कोने ऊपर उठाए और वह मुस्कुराया। हल्की ठंडी रोशनी ने उसके पूरे चेहरे को और भी ठंडा बना दिया था, लेकिन उसकी लाल आंखों में कुछ अनकहा दर्द था। तुम चाहती हो कि मैं शांत हो जाऊं? अभिवंत ने कहा। अकीरा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो ठीक है, अब मुझे शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम ये फिर से मेरे सामने बोल सकती हो? अभिवंत को लगा कि उसकी फीलिंग्स अकीरा के सामने बाहर आ रही है, जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अभिवंत ने अपनी लाल आंखों से अकीरा के चेहरे को देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैं अभिवंत सूर्यवंशी जो कुछ भी चाहता हूँ उसे पा ही लेता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम। मुझे पता चला कि मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता। अभिवंत जब ये सब बोल रहा था तो उसे फिर से गुस्सा आ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करता हूँ? क्या मैंने तुम्हें वह सब नहीं दिया जो तुम चाहती थी? तो फिर ऐसे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मुझे पसंद नहीं करती? जो भी वह बोल रहा था वह अपने दिल से बोल रहा था, यह उसके दिल की आवाज़ थी। लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए पसंद करने का नाटक भी नहीं कर सकती? तो स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नोबल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।